नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टॉक्स नेबुला में। आज है 6 जून, आज है संडे का दिन। आई होप यू आर एंजॉइंग योर वीकेंड। करने वाले हैं वीकेंड और वीकली एनालिसिस। जब भी हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाए, एक बार उनका एनालिसिस छोटे तौर पर किया जाए। देन वी मे लुक एट सम अदर थिंग्स लाइक हाउ डॉलर इज मूविंग एंड हाउ ऑयल इज डूइंग। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल एनालिसिस इटसेल्फ। उसके बाद में वी मे लुक एट सेक्टर्स, सेक्टर स्पेसिफिक कैसे स्टॉक्स है या उनके इंडेक्सेस कैसे मूव कर रहे हैं, एंड देन वी विल मूव आउट टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं एस.एन.पी इंडेक्स। एस.एन.पी इंडेक्स को जनरली इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कभी बात नहीं करते, बट एवरीवन वॉचेस दिस बिकॉज एस.एन.पी इंडेक्स को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ज़रूर बनी हुई है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद एक अपवर्ड मूव आया है, शार्प एक तेज़ी यहाँ से दिखाई दी है, एंड देन नाउ इट इज़ एट द ब्रेकआउट लेवल्स। इसके ऑल टाइम हाई पे जब ये था, आई थिंक अभी एक महीने पहले ही ये उस वहाँ पे था, यस 7 मई को, तो उस लेवल पे वापस आ गया है। इफ़ दिस गिव्स ब्रेकआउट फ्रॉम हियर, देयर विल बी दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो बिल्कुल डाउ जोन्स का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से चार्ट बना हुआ है और दोनों अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। और नास्डैक ने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में पहले डाउ जोन्स का आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर नास्डैक का दिखाता हूँ। सो दिस इज द चार्ट ऑफ डाउ जोन्स। आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से रिजेक्शन मिला है नीचे से, नीचे की साइड से, एंड देन अगेन इट इज एट द ब्रेकआउट लेवल। भले ही ये एस.एन.पी की तरह बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के एज पर नहीं है, लेकिन आई थिंक इन नेक्स्ट 2-3 सेशंस इट मे रीच हियर एंड इट मे गिव अ सॉलिड ब्रेकआउट। इफ इट गिव्स द ब्रेकआउट देन दोस्तों ये बहुत बुलिश साइन है। एक बार नास्डैक भी देख लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द चार्ट ऑफ नास्डैक। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है चार्ट में, और जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, और डाउ जोन्स एंड एस.एन.पी बोथ आर एट द ब्रेकआउट लेवल। ब्रेकआउट अगर हो जाता है देन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। एक बार भी डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है डॉलर का चार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया है 90.134। एक महीने से ये यही रेंज में ट्रेड कर रहा है और उसने एक ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना दिया है। इफ़ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल तो ये बिल्कुल ही एक पॉजिटिव टाइप की न्यूज़ हो जाएगी हमारे मार्केट्स के लिए भी और पूरे ग्लोबल इंडाइसेस के लिए भी। डॉलर जब भी नीचे जाता है ग्लोबल इंडाइसेस ऊपर जाते हैं। आप इसको एक बार निफ्टी के चार्ट से अगर कंपेयर करके देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये चार्ट है यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी, यूएसडी आईएनआर वाला ये चार्ट है। जो हमने पिछली बार जब चार्ट देखा था, अभी जस्ट मैंने आपको जो चार्ट दिखाया वो चार्ट था सिर्फ डॉलर का कंपेयर टू 90 अदर करेंसीज। ये चार्ट में है कंपैरिजन है डॉलर का विद ओनली इंडियन रुपी। इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें वेरिएबल है। इंडियन रुपी की वैल्यू अगर कम होती है तो भी डॉलर आपको कम होते हुए दिखेगा, या डॉलर बढ़ रहा है तो भी आपको इंडियन रुपी कम होते हुए दिखेगा। इस तरह से ये चार्ट थोड़ा सा दोनों साइड से फ्लेक्सिबल होता है। तो इसलिए मैं पहले वो यूएसडी वाला चार्ट देखता हूँ हमेशा, एंड देन आई कम टू दिस प्लेस। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी की तरह एक साइन बना हुआ है, और अगर आप देखोगे सी राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट यूएसडी इज ट्रेडिंग एट 72.8690। ये 73 हुआ था बीच में, 73.34 ऐसे कुछ हुआ था। इम्पैक्ट अगर इंडियन इकोनॉमी पे देखेंगे तो ऐसा होता है कि जब भी डॉलर कम हो जाता है देन मार्केट विल गो अप एट द सेम टाइम। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हो गया आईटी, तो वो सेक्टर भी नीचे चले जाएंगे। अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो आईटी सेक्टर में फॉर श्योर एक करेक्शन आएगा। गाइस, दिस इज द चार्ट ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल वी कैन से। सो क्रूड ऑयल ने पहले ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुका है। दिस लेवल से ये ब्रेकआउट होके ऊपर जा चुका है। अभी राइट नाउ इट इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 73, 74, 75, 77 ऐसी लेवल्स पे ये जाने की कोशिश करेगा। इसका इकोनॉमी पे दोनों साइड से असर पड़ता है।
बिकॉज व्हाट विल हैपन इज जैसे क्रूड की प्राइसेस ऊपर जाएगी, सी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें उसमें से 84% जो क्रूड हमें इंडिया में लगता है, ऑयल लगता है इंडिया में, वो सारा हम इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट इंडिया की जितने भी इंपोर्ट्स है उसमें से अराउंड 27% इम्पोर्ट्स ये सिर्फ ऑयल का ही होता है। तो जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएगी तो बहुत सारे चीज़ों के दाम पर इसका असर पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। स्पेशली ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जैसे टायर इंडस्ट्री हो गई, पेंट्स हो गए, जो कि बेस मटेरियल उनका ऑयल यूज़ करते हैं, तो उनके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और वो स्टॉक्स में करेक्शन ज़रूर आएगा। याद रखना ये चीज़। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जैसे ये प्राइस ऊपर जाएंगे, ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स हैं वो एक तेज़ी दिखा सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि दिखाएंगे ही, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स है वो जो अच्छे प्राइसिंग पे अभी प्लेस्ड है वो ज़रूर एक तेज़ी दिखा सकते हैं। दोस्तों ये है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड की प्राइसेस का चार्ट है। इसमें भी बिल्कुल बुलिश साइन नज़र आ रहा है। भले ही यहाँ पे एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ हो, लेकिन इफ़ यू आस्क मी, यहाँ से इफ़ यू लुक एट दिस, इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है एंड देन स्लोली इट हैज स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक करेक्शन आया है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज इट विल गो अप। इस लेवल पे तो इसको आना ही आना है, दिस प्राइस इट हैज़ टू कम। उसके बाद में मे बी यहाँ पे एक मेजर करेक्शन आ सकता है, ये नीचे इसी लेवल पे आ सकता है, या फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से अभी कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से एक बार कंसोलिडेट होगा और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का इसका फेज़ आएगा, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइसेस है दोस्तों। और मार्केट अभी भी मार्केट्स बंद है, ज्वेलरी और जो भी गोल्ड के जो ये होते हैं जो सेल्स होते हैं वो वैसे कम ही हो चुके हैं। तो इसमें इसके प्राइसेस में एकदम बिल्कुल से तेज़ी नहीं आएगी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेकिन अगले वीक में ये दोनों सिनारियो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इन नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली ये जो कंसोलिडेशन यहाँ से इसने सॉरी एक रिट्रेसमेंट दिखाया था, ये रिट्रेसमेंट से ये बाहर आके एक ऊपर की मुंह दिखा सकता है इन द अपकमिंग वीक। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में जैसे आपको पता ही है मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी रही है। भले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक थोड़ा सा वीकनेस मार्केट में दिखाई पड़ी थी और थोड़ा साइडवेज ही रहा है दो सेशन से मार्केट। निफ्टी ने अभी भी ये गैप फिल नहीं किया है। दिस गैप हैज़ टू बी फिल्ड। यहाँ तक वो भले आके गए, लेकिन दिस गैप हैज़ टू बी फिल्ड। तो मे बी ये वीक में थोड़ा सा ऐसा करेक्शन करके निफ्टी फिर से ऊपर जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, द एंटायर सिनारियो ऑफ द मार्केट इज़ वेरी बुलिश। आपको मुझे पता है कई सारे चैनल्स पे कई सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि मार्केट में बबल है, मार्केट में एक मेजर करेक्शन आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, लेकिन जो इंडिकेटर्स है वो हमें ये नहीं बता रहे हैं कि ये आने वाले हफ्ते में या आने वाले दिनों में, लेट्स से मंडे और ट्यूसडे कोई करेक्शन आने वाला है। सो एनीवे, बाकी फिलोसफिकल बातें करने से यही अच्छा है कि हम टेक्निकल चार्ट को देखें, टेक्निकल एनालिसिस करें, एंड देन वी शुड नो कि आने वाले 1-2-3 दिनों में क्या होने वाला है। एंड देन आफ्टर दैट इफ़ वी सी ए साइन कि यहाँ से मार्केट में बिल्कुल अभी रिवर्सल आ ही सकता है, देन एट दैट टाइम वी कैन कंसिडर दैट, राइट। तो यहाँ पे तो बिल्कुल बुलिशनेस है। मैं अगर आपको दिखा दूँ डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने एक फर्स्ट इसका इटरेशन दिखाया था, एंड देन वी कैन से दिस इज सेकंड वन, और ये ऊपर जा चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन और हो सकता है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके टारगेट मेरे ख्याल से है यहाँ तक 15,800 15,800। इफ़ यू डू द फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का, वो भी यही नंबर दिखा रहा है 15,800 एंड देन 16,000। ये दोनों टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एनालिसिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंडे को जाके मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट पहले ये टारगेट कंप्लीट करेगा, एंड देन देयर माइट बी, यहाँ तक उसने एक बार टारगेट कंप्लीट कर लिया कि प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट फिर से नीचे आएगा। वैसे कल वाला मेरा जो वीडियो था उसमें मैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, आवाज़ उसमें वॉल्यूम कुछ गड़बड़ था, तो मैं बता नहीं पाया, लाइक आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर मार्केट नीचे आना शुरू करता है, क्योंकि
फ्राइडे के दिन ऐसा था कि आरबीआई की कोई न्यूज़ आने वाली थी, आरबीआई से पॉलिसीज़ की कोई न्यूज़ आने वाली थी, और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये रेपो रेट अनचेंज रहेगा, और वही हुआ। लेकिन फिर भी मार्केट ने थोड़ा सा उसको निगेटिवली रिएक्ट किया। बट अभी क्या है, मार्केट ने ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट ने बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी नीचे से मूव किया है, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा करके मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा, फिर यहाँ गया। नाउ जब ये नीचे आएगा तो इसके लिए ये डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे साफ सेल ऑफ इसमें आएगा नहीं। ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, फिर रिट्रेसमेंट दिखाएगा, फिर इसको ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे सपोर्ट्स जो है वो हिट करता जाएगा, एंड देन ओनली सो व्हेन इट कम्स डाउन इट वोंट कम लाइक एज अ शार्प सेलिंग, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। और अगर क्योंकि ये बिल्कुल ही अपने ऑल टाइम हाई पे अभी है, तो ऊपर जाने के लिए इसको वैसे किसी ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है अभी भी, और जब तक कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है देन सिंगल एक बिल्कुल छोटा सा ट्रिगर भी उसको बिल्कुल ऊपर ले जा सकता है या बिल्कुल नीचे लेके जा सकता है। नीचे जाने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया अभी भी कि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस इसको हिट करने पड़ेंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत आसानी से ये जा सकता है। तो कल अगर मार्केट, अगर हम मंडे की लेवल की बात करें, कल अगर निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है लेट्स से, तो फ्लैट ओपन होने के बाद क्या होगा, ये अभी बहुत कंसोलिडेट कर चुकी है। इफ़ इट स्टेज हियर फॉर सम टाइम देन देयर इज़ अ चांस, अगर इसने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, लेट्स से अभी ये 15,670 है, 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं पे भी ये खुलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, देन इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी, इसमें एक पोटेंशियल है और ऊपर लेके जाने का, क्योंकि अभी भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ बिग गैप डाउन, अगर ऐसा होता है तो ये साइडवेज रहेगा, ये फिर से एक रेंज बना लेगा और उसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा नीचे थोड़ा ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा एक रेंज बनाता है शुरू में, वैसे ही इसने पहले से रेंज बना के रखी है, इस रेंज के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से ये बिल्कुल ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। मैं फिर से एक बार आपको रेंज ड्रॉ करके देता हूँ। ये इसने हाई लगाया है 15,720 के ऊपर, थोड़ा सा समवेयर अराउंड 740 750 वीकेंड से यहाँ पे उसने हाई लगाया है। जब ये इसको ब्रेक कर देगा यहाँ से एक शार्प अपमूव आ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये। इसमें अगर हम फिबोनाची लेवल का एनालिसिस करते हैं, यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया था, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाई, फिर ये ऊपर गया, एंड नाउ इट में शो सम रिट्रेसमेंट में भी। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम कंसिडरिंग। 34,500 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने पहले भी एक बार ये रुक चुका है 34,500, ओके। 34,500 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर बैंक निफ्टी राइट नाउ, और यहाँ से ये फिर से ऊपर जा सकता है। वैसे बैंक्स अभी भी प्रेशर में है, पूरे लॉकडाउन के टाइम में बैंक्स का ज़्यादा बिजनेस हुआ नहीं है, और पीएसयू बैंक स्पेशली ज़्यादा फोर्स में, सॉरी ज़्यादा प्रेशर में है। एसबीआई ने बीच में बहुत एक अच्छी रैली दिखाई थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी पूरा उसको ऊपर लेके गया, एंड देन सेक्टर में हमेशा ऐसा होता है कि एक आध दो स्टॉक्स अगर भागने लग गए तो बाकी स्टॉक्स भी अपने आप ही चलने लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक भी स्ट्रांग है, उसमें भी स्ट्रेंथ कुछ है, राइट। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अभी भी मुझे वीक लग रही है। अगर हम फिबोनाची एनालिसिस का, ये रिट्रेसमेंट का और ये हाइज एंड लोज का एनालिसिस करते हैं, तो एक्चुअली इसका टारगेट है 38,000, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के बराबर ही है, ऑलमोस्ट 37,800 और ऐसे कुछ इसने लगाया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये शॉर्ट टर्म में आएगा या नहीं आएगा, स्पेशली नेक्स्ट वीक में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लग रहा है मुझे। तो व्हाट द स्ट्रैटेजी शुड बी कि अगर लेट्स से यहाँ पे हम देख लेते 15 मिनट का चार्ट पहले। अगर आप 15 मिनट का चार्ट इसका देखते हो तो यहाँ पे एक शार्प सेलिंग जैसा सीन बना हुआ है ज़रूर। आरबीआई का जो रिपोर्ट था वो फ्राइडे को आने के बाद इसने एक थोड़ा सा एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई। वैसे 340 पॉइंट्स सेलिंग, यहाँ से ये 340 या 350 पॉइंट्स ऐसे कुछ नीचे गया है, विच इज़ नथिंग।
अगर आप मार्केट में कई सालों से है तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी एक ही दिन में डेढ़ डेढ़ हज़ार तक का पूरा अपना मूवमेंट देती है। सो 350 पॉइंट्स इज़ नथिंग। जैसा कि मैंने कहा है, बिल्कुल निफ्टी की तरह ये देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है तो इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ये इसी तरह से, ये इसको नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से। ऐसा नहीं कि नीचे जाएगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे जाने के लिए इसको बहुत सारे सपोर्ट्स को तोड़ना पड़ेगा। और अभी के सिनारियो में 2-3 दिन के अगर आप आने वाले इसमें देखें, टाइम फ्रेम में देखें, तो ऐसा लग नहीं रहा है। वैसे ही काफ़ी टाइम से यहाँ से कंसोलिडेट, यहाँ पे 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो इसके बाद में ये तुरंत इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो ये वापस आएगा और रेंज बाउंड हो जाएगा। अगर नीचे की साइड में देखिए, ये बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन खुल जाता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलने के बाद में ये नीचे वाले रेजिस्टेंसेस इसको फेस करेगा, नीचे वाले सपोर्ट्स इसको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये रेंज बाउंड ही रह के ही थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेगा अगर इसको नीचे जाना है तो, यहाँ से। ठीक है, लेवल्स मैंने जैसे आपको बता दिया कि वीकली टारगेट में अगर आप देखोगे तो ऊपर की लेवल का टारगेट आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 37,000 एंड 38,000, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव विद 1 वीक्स टाइम। लेकिन फिर भी टारगेट आपको पता होना चाहिए। नीचे के लेवल में ये देखो, ये जो स्विंग बनाया है अभी तुरंत इसने, और वहीं पे ये रुक भी रहा है। सो समवेयर अराउंड 35,000 इज द गुड रेजिस्टेंस। 34,500 इज अ गुड रेजिस्टेंस। सो 35,000, सॉरी मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। 35,000 से लेकर के 34,500 की लेवल तक ये जो एरिया है इसका, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। इसको ब्रेक करने के बाद 35,400 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की साइड पे। ऊपर की साइड दोस्तों वैसे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये ऑल टाइम हाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें वैसे कुछ जब इसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर लिया है तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक बिल्कुल स्ट्रांग मूवमेंट दिखा सकता है। ऊपर 36,500 पे एक लेवल ज़रूर है। तो गाइज अभी थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक देख लेते हैं। दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी आईटी। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। दिस इज़ 15 मिनट चार्ट। इसको मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी वैसे इसमें कोई ये यहाँ पे सी एट दिस लेवल दिस इज़ कंसोलिडेटिंग। ओके, एक मूव, शार्प अप मूव इसने दिखाया है और उसके बाद में कंसोलिडेट कर रहा है। इसको मैं पोल एंड फ्लैग नहीं कहूँगा। इसका ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है इससे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। स्पेशली डॉलर के प्राइसेस अगर फॉल हो रहे हैं और वो डॉलर अगर 89 जो हमने देखा था, राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 90, अगर 89 के नीचे ये ब्रेकआउट कर देता है डॉलर तो दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर आईटी। और फिर आईटी का ये जो है ये फिर से नीचे जाना स्टार्ट कर सकता है। ओके, आईटी में मैं पहले से मैंने स्टॉक्स लेके रखे। मैंने आपको ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि एलएनटी में हम लोगों ने लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट मंथ, नॉट लास्ट वीक, लास्ट मंथ में हमने एलएनटी उठाया था, इन्फोसिस उठाया था। इन्फोसिस में हमने पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया है, विच वॉज अराउंड 7% प्रॉफिट हमने बुक किया। एंड देन एलएनटी वी आर स्टिल होल्डिंग, जिसमें अभी 12.50% प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा, ये नए हाई तक जाएगा एंड देन इट में स्टार्ट रिट्रेसिंग। तो आई एम वेटिंग। अगर हम फार्मा की बात करें, पीएसयू बैंक जैसा मैंने कहा ऊपर ज़रूर जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अब ये थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर देगा, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर है। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर भी ऐसा ही है, ये थोड़ा सा भागा दौड़ी करके अभी ये थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर कि ये इसका ऑल टाइम हाई यहाँ से ब्रेक करेगा। ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी आ गया है ये और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर ये इसको ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में। मेरे ख्याल से इसने अभी थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, इसमें एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये वापस अपनी यहाँ ये वाली जगह पे जाएगा एंड देन इट में स्टार्ट रिट्रेसिंग, इट में स्टार्ट शोइंग बुलिश साइंस वंस अगेन। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, देखो यहाँ पे
एट दिस लेवल यहाँ पे उसने अपना एक जो ब्रेकआउट यहाँ से दिया है, यहाँ पे इस कैंडल पे, उसके बाद में एक दो तीन चार चार सेशन से ये बिल्कुल ऊपर चल रहा है। निफ्टी एनर्जी में कौन से स्टॉक आते हैं अगर आपको पता नहीं है, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, अगर आपको पता नहीं है मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको एनएससी के वेबसाइट पे जाना है, यह सिर्फ गूगल करना है निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स लिस्ट, आपको सारे स्टॉक्स की एक लिस्ट एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। उस लिस्ट को आपने इस तरह से आप हर एक सेक्टर की लिस्ट ले सकते हो, और वो मैंने जैसे ट्रेडिंग व्यू में दोस्तों ऐड कर ली है। बहुत आसान हो जाता है हर एक स्टॉक को, हर एक सेक्टर को अटेंड करना, हर एक सेक्टर को ट्रैक करना। तो निफ्टी एनर्जी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, मेरे ख्याल से और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इसमें अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल बाकी है। रियल्टी के बारे में अगर देखें तो रियल्टी फिर से एक बार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, और मुझे नहीं लगता यहाँ से और इसमें कुछ ज़्यादा होने वाला है। वैसे हम पहले से ही ओबेरा रियल्टी के स्टॉक में निवेशित है, हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी लेके रखा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो फिलहाल थोड़ा सा लॉस में दिखा रहा है, लेकिन ओबेरा रियल्टीज़ में जम के प्रॉफिट दिए थे, मैंने उसमें से आधा लॉट बुक किया है, आधा लॉट फिर भी होल्ड कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप, बट पता नहीं, सेक्टर से तो लग रहा है कि थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा ये ठंडा पड़ जाएगा, यहाँ से शायद कंसोलिडेट करके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि गिविंग द करंट सिनारियो मुझे नहीं लगता रियल्टी सेक्टर में कुछ ज़्यादा बहुत तेज़ी आ सकती है। एक है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रनअप दे चुका है, यहाँ पे ये आइदर कंसोलिडेट करेगा या इफ़ यू आस्क मी इसमें एक रिट्रेसमेंट अभी ज़रूर आएगी, क्योंकि कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं। ये अभी तक यहाँ तक होल्ड कर रहा है ओनली बिकॉज की वैक्सीनेशन की न्यूज़ है, और ये जो कोविड के ये पैंडेमिक के टाइम पे और दूसरी कोई चीज़ें निकल के आई है, जैसे हो गया ब्लैक फंगस, अभी आया है वाइट फंगस, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे टिका हुआ है। इसको ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इसने मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको होल्ड करी है, अदरवाइज इट शुड गिव सम रिट्रेसमेंट यहाँ से डेफिनेटली। अगर आप कुछ नई बाइंग करना चाहते हो तो फार्मा इज़ डेफिनेटली नॉट अ सेक्टर, इवन रियल्टी इज़ नॉट अ सेक्टर। आईटी में भी मैं कहूँगा कि अभी दिस इज़ नॉट द टाइम, राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट। ऑटो सेक्टर की बात कर ले तो मुझे ऐसा लगता है ऑटो सेक्टर में एक वंस अगेन एक अपमूव यहाँ से और आ सकती है। एक तो इसका ऑल टाइम हाई से ये दूर है, निफ्टी जब अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुकी है तो बाकी सेक्टर्स भी ऑलमोस्ट उसी तरह से अपने हाई की तरफ आना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सेक्टर थोड़ा सा पीछे ज़रूर रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़े सेल्स में कमी आई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हुआ था ऑटो सेक्टर से, लेकिन रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इसमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो एक बजाज ऑटो हो गया, या आपका टाटा मोटर्स हो गया, इस तरह के जो स्टॉक्स है, मारुति हो गया, ये स्टॉक्स में आप निवेशित रह सकते हो। ये नई पोजीशंस भी ले सकते हो। एक्चुअली मारुति का स्टॉक हम उसके बारे में हम बात आगे ही करने वाले हैं। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल सेक्टर के बारे में। अब हम एक थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं। अच्छा दोस्तों, निफ्टी मेटल की अगर बात करें तो मैंने आपको ये जो ट्रेंड है ये ड्रॉ करके दिया था, पहले भी दिया था, और आई थिंक रिसेंटली मैंने कहीं पे ये पोस्ट भी किया था कि निफ्टी मेटल्स में अभी भी बहुत सारी हवा बाकी है, और ये जनरली जून के महीने में निफ्टी में ये सिक्लिकल स्टॉक्स है, तो थोड़ा सा इनमें एक बुलिश साइन देखने के लिए मिलता है। समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट मैंने ये ड्रॉ किया है, ये मैंने अभी नहीं किया है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देख लूँ तो एक्चुअली ये दो अलग अलग लाइन्स है, तो यहीं पे मैंने ये ड्रॉ किया था और वो बिल्कुल इसी हिसाब से जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई पे ये फिर से एक बार जाएगा। तो मेटल स्टॉक्स जो है उनमें आप थोड़ा सा एक अच्छे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं आने वाले वीक के अंदर। अगर आप बिल्कुल छोटे स्पैन के लिए एक थोड़ा बर्स्ट की तरह कुछ देख रहे हो तो मेटल स्टॉक JSW स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, इस तरीके से तो ये स्टॉक्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेक्टर वाइज एनालिसिस। अब थोड़े स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है नाटको फार्मा। आज मैं जो 3-4 स्टॉक देने वाला हूँ उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम प्रोफाइल थोड़ा कम है, ये नाटको फार्मा भी उनमें से एक है। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखोगे इस तरह से, ये गैप अप ओपन हुआ है बहुत ज़्यादा,
यह बिल्कुल ही मतलब अराउंड 200 पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ है और तब से नीचे ही आ रहा है। इसको ये गैप फिल करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आने वाले वीक में ये गैप फिल कर देगा। इस पे नज़र रखनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कल मंडे को मार्केट ओपन होते इसको सेल कर दिया। अगर ये 1030 के नीचे आता है कहीं पे भी खुल के, ये 1030 के नीचे आके 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो, उसके पहले नहीं। ये जो लेवल है 1030 के आसपास, ये 32 का लेवल है, उसका थोड़ा नीचे हम थोड़ा ये कर लेंगे। अगर ये क्रॉस कर देता है तो हमारा टारगेट डायरेक्टली हो जाएगा 1000 रुपीज़। एक दिन में शायद ये इतनी मूवमेंट नहीं देगा, दैट इज़ फाइन। ये मे बी 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट कर सकता है, इतनी ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो उस हिसाब से तुम्हें थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लान करना है, एकदम सारे की सारी अमाउंट इसमें नहीं डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड को अगर आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे इसका ये में ऑन कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये अभी जस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आया है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये और थोड़ा रिट्रेसमेंट ज़रूर दिखाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा चल गया है स्टॉक, अगर आता है, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर 700 के नीचे ये कोई क्लोजिंग दे देता है ये स्टॉक, if it closes below 700 on a daily chart, not on a मतलब 15 मिनट या आधे घंटे का 1 घंटे का चार्ट नहीं, अगर डेली चार्ट 700 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये इस लेवल तक मतलब 680 तक ये आ सकता है। सो 20 पॉइंट्स का यहाँ पे होगा। ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट मत करना, इससे 680 बिकॉज ये पहले से ही यहाँ पे अपने 20 मूविंग एवरेज पे ये हॉल्ट कर रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा स्विंग बना के ऊपर चलने की से कोशिश शुरू करेगा, या फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है लंबे टाइम तक। तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखना, और जब ये नीचे क्लोजिंग देगा 700 के नीचे, ये ऑन अ डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देगा, तभी इसमें एंटर करना है। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ONGC को सिलेक्ट करने के पीछे 2 रीजंस है। एक तो ये है ऑयल एंड गैस वाला स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको कहा, ऑयल के जो प्राइसेस है जो अभी हमने देखे वीडियो के शुरुआत में, ऑयल के प्राइसेस खुद ही एक ब्रेकआउट लेवल पर है। वो ब्रेकआउट हो सकते हैं और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये अगर वो ब्रेकआउट हो गए तो पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। और उसमें ONGC बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। इसने ये कप एंड हैंडल बनाया है, ठीक है, और ये हैंडल से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसका टारगेट कितना होता है? जब कोई स्टॉक कप एंड हैंडल बनाता है तो इसलिए हैंडल की जितनी लेंथ होती है एग्जैक्टली उतना ये ऊपर देगा। तो हैंडल की लेंथ कितनी है? लेट्स से 124 से लेके 116, तो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी 110, तो ये 15 पॉइंट्स हो गया। तो 125 के ऊपर 50 पॉइंट्स, तो ये 140 तक इसका टारगेट है। तो काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने पिछले वाले स्टॉक्स में भी कहा कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही ट्रेडिंग सेशन में पूरा कंप्लीट कर देगा। ये बिल्कुल स्लो मूविंग स्टॉक है और इसमें लेकिन आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हो और 140 का टारगेट ज़रूर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट को सिलेक्ट करने का मेरा बेसिक रीज़न ये है कि निफ्टी जिस तरह से भागी है, एस्कॉर्ट्स उस तरह से अब तक एस्कॉर्ट्स ने मूवमेंट दी नहीं है, ठीक है। जनरली अगर आप एस्कॉर्ट्स का नवंबर से पहले, इनफैक्ट जनवरी से पहले वाला चार्ट अगर देखोगे तो आप देखोगे एस्कॉर्ट्स बिल्कुल निफ्टी के साथ मूवमेंट करता है और उसके बाद में ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट हुआ नहीं है। थोड़े से उनके प्रॉफिट में या प्रॉफिट मार्जिन में कम ज़्यादा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिकली हुआ नहीं है कि एस्कॉर्ट्स पीछे रह जाए। तो अभी एस्कॉर्ट्स ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज द वेरी गुड प्लेस टू बाय एस्कॉर्ट। एक्चुअली इसके नीचे वाला जो ये जोन था ना, ये यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा था ये वाले जोन में, तो इसका एक बाइंग जोन था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। वैसे भी ज़्यादा पॉइंट कुछ मूवमेंट किया नहीं है अब तक। 1218 पे इसने क्लोजिंग दी है। फ्रॉम लाइक 1200 से लेकर 1250 तक इसका ये एक अच्छा बाइंग टाइम हो सकता है और मैं इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 1400 तक ये जा सकता है और ये काफ़ी तेज़ भी जा सकता है, तो इस पर नज़र रखना है।
देखो दोस्तों, हर एक स्टॉक में मे बी वी मे नॉट बी एबल टू एंटर, हर एक स्टॉक में हम निवेशित नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ फाइन। बट एटलीस्ट टू स्टडी, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए कंसेप्ट भी नया हो सकता है कि निफ्टी ने जितना मूवमेंट दिया है इसने उतना दिया ही नहीं है। तो ये सारी स्टडी आपको करना है, स्पेशली जब आप वीकली चार्ट पढ़ते हो तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूर है। नेक्स्ट चार्ट है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति। मारुति का भी सेम ही रीज़न है, थोड़ा सा लॉकडाउन और इसकी वजह से इसमें स्टॉक नीचे ज़रूर गया था क्योंकि सेल्स होने नहीं वाले थे। लेकिन ये स्टॉक अभी ऊपर आएगा। वन थिंग टू बी कॉशियस अबाउट मारुति इज़ कि अभी अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कार के सेल्स थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं। तो मे बी ये डायरेक्टली एकदम बिल्कुल जैसे जिस तरह से नीचे आया है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से अभी ये जो फॉरवर्ड मोमेंट इसने दिखाया है, अपवर्ड मोमेंटम, तो शायद ये बिल्कुल उसी तरह से नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ड करेगा, नीचे आएगा, ये करेगा। लेकिन मैं इसको कम से कम पकड़ रहा हूँ एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। ये ज़रूर अपना ये ऑल टाइम हाई जो इसका है, आई थिंक इट्स ऑल टाइम हाई, तो एटलीस्ट 8,000 इज द टारगेट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। सो बहुत एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि 800 का तुम्हारा यहाँ से टारगेट हो जाएगा। तो इस पे नज़र रखनी है। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इवन इफ़ यू आर नॉट एंटरिंग द ट्रेड, आप इसको वॉच लिस्ट पर रखिएगा और डेली इसका एनालिसिस ज़रूर करना है। और इसका एनालिसिस करते टाइम इसको डॉलर के प्राइस के साथ, इसको क्रूड के प्राइस के साथ इसको कंपेयर करते रहना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि जब क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, देन हाउ इट अफेक्ट्स द ऑटो इंडस्ट्री। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है ये स्टॉक। मैंने आपको ग्रुप पे भी अपडेट किया था। ये थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह भी दिख रहा है, और आप इसको थोड़ा सा राउंड बॉटम की तरह भी देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट ज़रूर दे चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और भी फ्यूल बाकी है। 6,000 इसने अभी अभी टच किया है, 6,014 या समथिंग ऐसे कुछ जाके वापस आया है। ये स्टॉक बहुत क्विक मूवमेंट देता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 6,250 तक ये जाके आ सकता है। इसको मार्क करके रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, क्योंकि पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है और उसका एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गो अप टू 6,250 इन नियर टर्म। तो दोस्तों ये थे आज के स्टॉक्स। हमने पहले ही सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लिया है, ग्लोबल एनालिसिस कर लिया है। आपको क्या लगता है? आपको कुछ पॉइंट्स से अगर आप सहमत नहीं हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे वॉच लिस्ट पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उस पर ऐसा कोई डिसीजिव पॉइंट या डिसीजिव मोमेंट अभी आया नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपको इसके बारे में टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूँगा। टेलीग्राम चैनल में मैं हमेशा डेली मैं अपडेट करता रहता हूँ आपको। ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको पर्सनली भी उसमें हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर नाउ हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ गुड वीकेंड, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो। बाय बाय फॉर नाउ।